जो पिछले 8.5 महीने से सरकार चल रही है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, खासकर युवाओं को देखते हैं? इस बात में कोई दोहराई नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार प्रदेश की जनता ने प्रदेश के अंदर सेवा करने का अवसर दिया है। इस बात में भी कोई चौकसी नहीं है कि पिछले 9 महीनों के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी और श्री नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री जी हैं हरियाणा के, वो अपनी ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल खो चुके हैं। आज प्रदेश के अंदर जो सबसे मुश्किलात है, सबसे बड़ा डर है, वो प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर है। आज जब हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, पिछले 1 महीने का डेटा ये प्रमाण देता है कि प्रत्येक दिन हरियाणा प्रदेश के किसी न किसी कोने में हरियाणा प्रदेश के किसी नागरिक की हत्या का जो रेशो है वो प्रतिदिन 3 का आंकड़ा छू रहा है। जो आज अगर हम मोलेस्ट्रेशन के या किसी तरह के बदव्यवहारी के इस तरीके के मुकदमों की बात करें, लूटपाट की घटनाओं की बात करें, वो आंकड़ा 14 यानी 14 का आंकड़ा छू रहा है। हरियाणा प्रदेश की कानून व्यवस्था शायद अपने बदतर दौर पर है, सबसे मुश्किल दौर पर है, और वो इसलिए है क्योंकि होम मिनिस्टर जो स्वयं मुख्यमंत्री हैं, उनका कंट्रोल पुलिसिया शासन पर नहीं है, ब्यूरोक्रेसी पर नहीं है, अपने अधिकारियों पर नहीं है। मैं ये मानता हूं कि प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के मत से चुने हुए नुमाइंदे जब तक सरकार के अंदर बैठकर और सरकार पर टोटल कंट्रोल नहीं ले लेते, अधिकारी अफसरशाही पर कंट्रोल नहीं कर पाते, तब तक दिशाहीन सरकार हो जाती है। और कुछ ऐसा ही पिछले 9 महीनों में देखने को मिला। आपने युवाओं की बात की, मैं इसको युवाओं से अगर जोड़ करके देखूं, बीजेपी का एक बड़ा मैनिफेस्टो में वादा था जो बीजेपी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम प्रदेश के अंदर लागू किया हुआ। उस कौशल रोजगार निगम के तहत बीजेपी ने वादा किया मैनिफेस्टो में कि हम कच्चे कर्मचारियों को यानी HKRN में लगे हुए कर्मचारियों को पक्का करने का काम करेंगे। आपको अचंभा होगा, अभी मैं शिक्षा मंत्री का बयान सुन रहा था, महिपाल ढांडा जी का। उन्होंने कहा कि हमने किसी से कोई कमिटमेंट नहीं किया, हमने तो सिर्फ 1 साल के लिए HKRN में नौकरी दी है। अगर आवश्यकता होगी तो हम उसको रिन्यू करेंगे, अनावश्यक होगा तो हम उन्हें हटाने का काम करेंगे। आज दुर्भाग्य है कि जो वादा करते थे पक्का करने का, 15,000 से अधिक लोगों को पिछले 9 महीनों में इस सरकार ने हटाने का काम किया। CET का पेपर, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो प्रदेश की सरकार बड़ी वाहवाही करती है जिस बात पर, पिछले 6 साल में उस टेस्ट को कंडक्ट नहीं करा पाई सरकार। कभी कोरोना का बहाना, कभी कोई और बहाना, और अब भी फर्जी वेबसाइट के जरिए लाखों लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे लोग, मगर सरकार उस पर कोई भी नियंत्रण नहीं कर पाई। आज भी टेस्ट कराने के लिए कल आपने जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसके अंदर भी इस बात पर कोई ठोस निर्णय सरकार नहीं ले पाई। अब पोर्टल को दोबारा खोल करके उन अनियमितताओं को सुधारने की बात तो सरकार कर रही है, मगर एक सरकार अगर ऐसा टेस्ट जिसके आधार पर लाखों करोड़ों नौजवानों का भविष्य तय होना है, वो टेस्ट ही कंडक्ट नहीं करा पा रही, तो आप ये समझ सकते हैं कि प्रदेश के हालात क्या होंगे। मैं इन बातों की गहराई में ना जाकर के एक ही बात कहूँगा। आपने सरकार के बारे में ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव के बारे में बात की, मैं ये कहूँगा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मुखिया तो हैं प्रदेश में, मगर सत्ता का केंद्र कहीं और है। सरकार चंडीगढ़ के अंदर कुबीर कुटीर से नहीं चल रही, सरकार सेक्टर 7 के अंदर बैठे अधिकारियों के दफ्तर से चल रही है। और जब कभी भी ऐसा हुआ है तो डेमोक्रेसी की हत्या हुई है, जो कि हम देख रहे हैं। आज सुबह भी एक 42 साल के नौजवान की जेल के अंदर हत्या हुई। मुख्यमंत्री एक तरफ कार्टून जारी करके कहते हैं कि या तो हरियाणा छोड़ दो या गुंडागर्दी छोड़ दो, और वहीं बेखौफ क्रिमिनल्स ये कह रहे हैं कि हम हरियाणा नहीं छोड़ेंगे। एक सवाल जी सर, जिस बात से जेजेपी ने ऐसा प्रदर्शन किया तो उन्होंने कम समय में उनके सामने आई और
सत्ता में भी आई, उस दौरान किसान आंदोलन आ गया और लोगों में चर्चा थी कि अगर दुष्यंत चौटाला जी इस्तीफा देते हैं तो अगली बार सरकार पूरे बहुमत से आएगी। तो क्या आपको लगता है कि उस टाइम इस्तीफा देना चाहिए? राजनीति हाइपोथेटिकल गेम नहीं है जिसके अंदर अगर और मगर पर हम चर्चा करें। अगर ऐसा होता तो ये हो जाता, अगर ऐसा होता तो वो हो जाता। जिंदगी के अंदर अच्छे दिन भी हैं, मुश्किल घड़ी भी आती है, और अगर सुबह है तो शाम भी है, रात भी है। संघर्ष जीवन का एक अहम पहलू है। हम संघर्ष करके उभरे थे और हमने जनता से वादा खिलाफी नहीं की। हमने 75% आरक्षण को लागू किया। महिला को प्रदेश में नहीं, देश के अंदर पहला प्रदेश हरियाणा बनाया जहां पर पंचायती राज में उसे हिस्सा दिया। बैकवर्ड समाज, आज मुख्यमंत्री हमारे बैकवर्ड समाज से हैं, मगर बैकवर्ड समाज को 8% पंचायतों में हिस्सा दिया। हमने किसान के लिए सबसे बड़ा काम जो इस देश में कभी नहीं हुआ, जो चरण सिंह जी का, जो देवीलाल जी का सपना, किसान के खाते में सीधा पैसा जारी किया, 72 घंटे में उसकी पेमेंट की। हमारी गुड़गांव को छोड़ करके गई हुई कंपनियां, मारुति का जो प्लांट शिफ्ट हो गया था, दुष्यंत चौटाला उसे खरखोदा लेकर के आए। इस देश का सबसे बड़ा बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मानेसर के अंदर स्थापित किया। इस देश के अंदर सबसे बड़ी लेंथ का रनवे हिसार में डेवलप कर करके उसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिलवाने का काम किया। हिसार, इस हरियाणा प्रदेश में 8 नए नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए संघर्ष किया। पीडब्ल्यूडी की सबसे बड़ी सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। इस प्रदेश का एक्साइज का रेवेन्यू 10,000 करोड़ के पार ले जाने का काम किया। मैं उन बातों को अगर कहने लग जाऊंगा तो लंबा अरसा लग जाएगा। आपने किसान एजुकेशन का जो जिक्र किया है, किसान एजुकेशन में दुष्यंत चौटाला का प्रयास काबिल तारीफ था। दुष्यंत चौटाला मौके मौके पर सरकार से लड़ते रहे, भिड़ते रहे। मैं ये नहीं कहता कि दुष्यंत की बदौलत कानून वापस हो गए, मगर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उसके अंदर जो माहौल खड़ा हुआ, दुष्यंत चौटाला का एक अहम रोल था जिससे सरकार को कानून को रोल बैक करना था। मैं तो इस बात का पहले दिन से ही पक्षधर हूं कि कानून, जो काले कानून आए थे, वो रोल बैक होने चाहिए। आपने भी आपसे भी मेरा फतेहाबाद में मिलना कई दफे हुआ उस दौरान, और मैंने उस समय भी कहा था कि ये कानून वापस लेने पड़ेंगे और सरकार को कानून वापस लेने पड़ेंगे। अगर उसका खामियाजा जेजेपी के तौर पर हमें भुगतना पड़ा, हम जनता के बीच में जाएंगे। आज जनता उन पहलुओं को समझ जी सर। जनता व्यवस्था में शुरू में के बाद पहले इलेक्शन में आपकी पार्टी ने 10 सीट, ऐसा क्या कारण हुआ कि 24 के अगले ही इलेक्शन एक ही सीट, क्या कारण, क्यों नहीं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैंने जैसा कहा कि हालात, परिस्थितियां कभी एक जैसी नहीं रहती। जब हम 2019 के अंदर पार्टी के गठन के तुरंत बाद चुनाव के अंदर गए थे, तो प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरोध में एक बहुत बड़ा माहौल था। युवाओं में बहुत आक्रोश था, और दुष्यंत चौटाला एक सांसद के तौर पर, एक मजबूत नेता के तौर पर देश के अंदर उभर रहे थे। देश की जनता ने दुष्यंत चौटाला पर विश्वास व्यक्त करते हुए 16-17% वोट उन्हें दिए, 10 सीटें मिली। मैंने जो बात अभी रिपीट की, इससे पहले बताई है आपको, दुष्यंत सत्ता में आने के बाद उन सभी चीजों पर काम करते रहे। उन्होंने कर्मयोगी होने का धर्म निभाया। हालात, परिस्थितियां, मैंने कहा कि राजनीति में बदलती रहती हैं, और किसान एजुकेशन, कोविड और तमाम चुनौतियों भरी इस 4.25 साल की जर्नी के अंदर जो है ना, कांटों के ऊपर से गुजरना था, आग का दरिया पार करना था। तो मैं ये मानता हूं कि आज समय मुश्किल है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, मगर उन तमाम पहलुओं को जनता समझ भी रही है, और जनता ये समझ रही है कि भविष्य के अंदर इस प्रदेश की सेवा लंबे दौर तक कोई कर सकता है। पढ़ा लिखा, सूझबूझ, नरम स्वभाव का धनी और 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलने वाला कोई अगर नेता है प्रदेश में, तो वो दुष्यंत चौटाला है। दुष्यंत चौटाला में प्रदेश की जनता फिर से आस्था व्यक्त करेगी, अपना आशीर्वाद उसे देगी, और 2029 में निश्चित तौर पर वो बड़ा नेता बनकर के होगा। मुझे ऐसा पूरा हरियाणा में जो सबसे पार्टियां बड़ी कांग्रेस और नेशनल बहुत बचता है, वो सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ दरअसल पर प्रदर्शन नहीं कर पा रही। जैसे अभी मौके पर किसानों को डीएपी और यूरिया की जो समस्या है, और जनता से उम्मीदें किसानों की इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि देवीलाल परिवार
इस बात में कोई दो राय नहीं कि प्रदेश के अंदर पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी डीएपी की और खाद की बीज की समस्या अपने चरम पर है। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि जब भी कृषि संबंधी कोई भी समस्या का हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई अगर सामना किसी पार्टी ने किया है, सरकार से लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है, पीछे पानी की समस्या थी, किसी ने भी इस विषय को नहीं उठाया। मैंने आपके यहाँ पर आकर के कहा और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने निरंतर इस बात को उठाया। हम गवर्नर से जाके मिले, दोनों प्रदेशों के गवर्नर से जाकर मिलकर प्रदेश की स्थिति यथास्थिति को सामने रखा। परिणाम स्वरूप पंजाब के लोगों को पानी देना पड़ा है। आपने डीएपी की बात की, डीएपी की समस्या को भी सबसे पहले अगर किसी ने उठाया है, पिछले वर्ष भी आप अगर देखें इतिहास उठा करके तो दुष्यंत चौटाला ने उठाया और इस वर्ष भी हम इसको हर प्लेटफॉर्म पर सरकार के सामने मजबूती से रख रहे हैं। चाहे छात्रों की समस्या हो, नौजवानों की हो, किसानों की हो, कमेरे वर्ग की हो, चाहे लेबर की हो, हर समस्या को जेजेपी जितनी मजबूती से और प्रैक्टिकली आज प्रदेश में उठा रही है, दूसरा कोई संगठन नहीं उठा रहा। तो विपक्ष की भूमिका जहां कांग्रेस को निभानी चाहिए, अगर विपक्ष के रोल में अगर आज के दिन कोई है मजबूती के साथ कोई लड़ाई लड़ रहा है सरकार से, वो जननायक जनता पार्टी। जी आप कह रहे हैं जनता के बीच आप जा रहे हैं, तो जेजेपी को दोबारा शिक्षक पर ले जाने के लिए क्या नीति और रणनीति? किसी भी घर को मजबूत खड़ा करने के लिए उसकी नींव को मजबूत करना पड़ता है। नींव को मजबूत करने के लिए पॉलिटिकल सेंस के अंदर उसके साथ कार्डर बेस्ड पार्टियों के अंदर एक बड़ी फौज खड़ी करनी थी। मैंने जैसा कहा कि जो लोग भूले भटके हमें छोड़ करके चले गए, कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दलों के बहकावे में आकर के हमारे से दूर हो गए, जो 16-17% की हमारी ताकत सीमित दायरे तक सीमित हो गई, अब उसे फिर साथ पार्टी के जोड़ना है। चाहे युवा इकाई हो, चाहे हमारी छात्र इकाई हो, महिला इकाई हो, और पार्टी की अलग अलग विंग और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फील्ड के अंदर है। आपको इस बात को जानकर के खुशी होगी कि आज बड़ी संख्या के अंदर वो लोग तो वापस आ ही रहे हैं जो पार्टी से पुराने जुड़े थे, बल्कि नए लोग जो पार्टी की विचारधारा से आज तक प्रभावित नहीं हुए थे, इस दौर में वो कांग्रेस की भूमिका को देख करके निराश हताश होकर जननायक जनता पार्टी में आस्था व्यक्त कर रहे हैं। नए लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं, पार्टी की कार्यकारिणी को मजबूती से खड़ा किया गया है और अब हम फील्ड में हैं। इस समय पर फील्ड में जनता के बीच में जाकर के उनकी भावनाओं को अपनी भावना के साथ जोड़ करके प्रदेश के अंदर एक मजबूत विपक्ष की भूमिका हम निभाएंगे तो पार्टी निश्चित तौर पर बनेगी। सर, आप प्रदेश के युवा अध्यक्ष हैं और देश के युवाओं को जोड़ने के लिए किस प्रकार की रणनीति पर काम कर रहे हैं? मैं स्वयं जब से मुझे अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी मिली है, प्रत्येक दिन मैं फील्ड में हूँ और प्रदेश के 22 जिले 90 हलकों में मैं दौरा कर रहा हूँ। आज आपके तीनों हलकों का दौरा। जो लोग हमारे साथ भविष्य के अंदर या मेरी पुरानी टीम के साथ या जो लोग इस इकाई के अंदर एज ए यूनिट काम करना चाहते हैं, उन लोगों के घर पर जा रहा हूँ, उनसे बातचीत कर रहा हूँ, उनके साथ जो साथ उनके साथी जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। प्रदेश में युवाओं के मुद्दे क्या हैं उन पर उनसे चर्चा कर रहा हूँ और आपको खुशी होगी कि बहुत बड़ी संख्या के अंदर मैंने पार्टी से 2 महीने का समय मांगा है। कार्यकारिणी बनाने में कोई जल्दबाजी ना हो, क्योंकि अब जंगी घोड़ों की आवश्यकता है, पार्टी को मजबूत लोगों की आवश्यकता है। जैसे 2013 के दौर में इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उस समय के इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर एक बड़ी फोर्स बनकर की भूमिका निभाई। अब जननायक जनता पार्टी के अंदर युवा की इस ब्रिगेड को, युवा की इस फोर्स को बहुत मजबूती से पार्टी के साथ जोड़ना है। 2 महीने बाद जब हम अपनी कार्यकारिणी घोषित करेंगे तो आप भी इससे प्रभावित होंगे, आपको भी खुशी होगी कि बहुत मजबूत लोगों को प्रदेश में जिम्मेवारी मिली जो अगले 30 वर्ष तक इस विचारधारा के साथ संघर्ष करेंगे, लड़ाएंगे। जी देखिए, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले जाऊं। 2018 में जब हम स्टूडेंट्स विंग के अध्यक्ष थे और प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव को लेकर के बड़ी आवाज उठ रही थी, तो मैंने और मेरे सहयोगियों ने, प्रदेश की दूसरी छात्र संगठनों की इकाई के लोगों ने भी
एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर, कभी होता नहीं है कि NSUI, यूसो, ABVP और तमाम संगठन एक जगह आ जाए, मगर सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया। कभी हमने डेमोन्स्ट्रेशन किए, कभी ज्ञापन सौंपे, कभी गवर्नर से जाकर के मिले, और लास्ट कॉल जब हमने दी तो हमने कहा भाई यूनिवर्सिटी के गेट पर ताला लगाएंगे, यूनिवर्सिटी को ही बंद करेंगे। सरकार के कान में जूं तक नहीं रही। मैंने ये फैसला किया कि कफन को जो है माथे पे बांधना पड़ेगा। खट्टर साहब को समझ नहीं आता, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो हम 5 छात्र साथियों ने उस समय हंगर स्ट्राइक करने का फैसला जो है GJU यूनिवर्सिटी के अंदर लिया। आपको खुशी होगी, अचंभा होगा ये बात जान करके कि तीसरे चौथे दिन तक वो सरकार इस बात पर एडमेंट थी कि हम इसको रोल बैक नहीं करेंगे, हम छात्र संघ चुनाव की बहाली नहीं करेंगे। वाइस चांसलर तक हमारी बात सुनने नहीं आ रहा, मगर प्रदेश के अंदर एक मूवमेंट खड़ी होगी, और वो मूवमेंट इतनी बड़ी मूवमेंट होगी कि राष्ट्रव्यापी उसकी चर्चा होने लगी। और 6-7वें दिन सरकार को लिखना पड़ा, और पॉइंट टू पॉइंट 10 पॉइंटर का सरकार ने, चीफ सेक्रेटरी ने लेटर जारी कर करके उन तमाम बातों को मान लिया। अब भी मैं जब छात्र साथियों से मिलता हूं, अहंकार का मैल जो है इस सरकार के काम में, क्योंकि 11 साल लंबा अरसा हो जाता है, और यूं लगता है कि सरकार में बैठे प्रतिनिधियों को ये महसूस हो रहा है कि कुछ दिन का संघर्ष है, ये बच्चे चले जाएंगे, या इन पर कोई दबाव बना करके। कल एक घटना है, बच्चियों की, लड़कियों के घर पर पुलिस को भेजा जा रहा है, पुलिस जाकर के उन पर, पेरेंट्स पर दबाव बना रही है। किसी के पेरेंट्स अगर सरकारी नौकरी पर हैं, उन्हें ट्रांसफर करने की धमकी दी जा रही है, उन पर कार्रवाई करने की धमकी दी जा रही है। मैंने कहा छात्र साथियों से कि आपको थोड़ा मजबूत होना होगा, कोई भी बड़ा संघर्ष, बड़ी लड़ाई जो है वो इतनी आसानी से जीती नहीं जाती। कल हम गए थे, और मैंने एक बात और जाहिर की है कि जब फैसला राजनीतिक है और राजनीतिक दल के लोगों ने करना है, तो विपक्ष की भूमिका इस पूरे आंदोलन में होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे गैर राजनीतिक रहने दो। गैर राजनीतिक कैसे रहेंगे? अगर आज हमारे भाई और हमारी बहनें वहां संघर्ष कर रहे हैं, तो राजनीतिक लोगों की भी इक्वल जिम्मेवारी है। मैंने कहा है कि 2 तारीख तक अगर सरकार फैसले पर नहीं आती, तो सबसे पहले मैं अगुवाई करने को तैयार हूं। मगर कांग्रेस भी, इंडियन नेशनल लोक दल भी, क्योंकि उनके भी लेजिस्लेटर विधानसभा में, और कोई राजनीतिक दल अगर हरियाणा में विपक्ष में है, उन तमाम लोगों को साथ लेकर के वहां धरने पर बैठ जाना चाहिए। क्योंकि अब वो कहते हैं कि पाप का घड़ा भर चुका है। जिस तरीके से हॉस्टल्स को बंद कर दिया गया, फंडामेंटल अधिकार, खाने का अधिकार, भोजन का अधिकार कॉर्पोरेटिव मेस में सरकार की जेब से नहीं चल रहा, बच्चों के खर्च से चल रहा है, उसको बंद कर दिया गया, ताला लगा दिया गया। अभी एग्जामिनेशन शेष है। पहली बार प्रदेश के अंदर लाइब्रेरी बंद कर दी गई, यानी सरकार अपने आखिरी हथकंडों पर आ गई। इससे ज्यादा सरकार कुछ कर नहीं सकती। लाठी चला के उन्हें देखी, और अब डेमोक्रेसी की हत्या, फंडामेंटल राइट्स की अधिकार, मौलिक अधिकार की हत्या भी करके सरकार ने देखी। अब वीसी के जाने के कुछ दिन बचे। मैं मानता हूं कि कभी कभी समय लग जाता है, मगर परिणाम सुखद होता है, उसका फल मीठा होता है। मैं छात्रों को कल भी कह के आया हूं कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। 2 तारीख के बाद बड़ा निर्णय लो, और फेज बाय फेज इस आंदोलन को चलाओ। क्योंकि सरकार को ये लगने लग गया, 2 के बाद क्या होगा? अगर यूनिवर्सिटी के गेट पे ताला लगा दिया तो उसके बाद क्या होगा? अगला स्टेप क्या होगा? मैंने कहा कि अगले 1 महीने के आंदोलन की घोषणा करो, और 1 महीने से ज्यादा का आंदोलन भी अगर आपको घोषित करना पड़े, तो उसको आप कैलेंडर घोषित कर दो कि इस दिन हम ये करेंगे, इस दिन हम ये करेंगे, जिससे कि सरकार को ये एहसास हो जाए, इल्म हो जाए कि छात्र रुकने वाले नहीं। और ये मैं आपको कहता हूं, गिने दिनों की बात है। ये संघर्ष जो है सुनहरे अक्षरों में जीजेयू के गेट नंबर 4 से युवा और छात्र के अधिकार का एक बहुत बड़ा जो है वो जारी है जी। सीटी क्या जो बिल्कुल, मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ कि जिनके साथ, जैसे आपने कहा कि फर्जी वेबसाइट ही जारी होगी प्रदेश में, और 14 लाख आवेदक फर्जी वेबसाइट पर आवेदन भर चुके हैं, तो वो लोगों की क्या गलती? हम इस बात के पक्षधर हैं, मगर सरकार का जो रवैया है युवाओं को लेकर के, वो बड़ा नकारात्मक और निराशाजनक है। नहीं तो इतना बड़ा मुद्दा जिससे लाखों लोगों का भविष्य तय होना,
और मुख्यमंत्री उसकी बात को हंस करके टाल देते हैं। ये बड़ा चिंता है। सर, बिजली के रेट जो है 4 गुना बढ़ा दिए हैं, और ऊपर से इस कार्य मैं आज बिजली के रेट पर ही बात करने आया था। मुझे आपके कार्यक्रम का जो वो था फॉर्मेट नहीं पता था। लास्ट में इसको उठा लेंगे, मैं इस पे बात करना नहीं चाहता। ठीक, नेक्स्ट सन्नी। मैंने कहा कि राजनीति हाइपोथेटिकल गेम नहीं है। अगर और मगर या कल क्या हो जाए, क्रिकेट की आखिरी बॉल पर छक्का लग जाए, इस बातों का जवाब आज कैसे मैं दे सकता हूं? और मेरे अधिकार क्षेत्र से जो चीज दायरे से बाहर की बात हो, मगर मैं सकारात्मक राजनीति करना चाहता हूं, नकारात्मक सोच नहीं रखना चाहता, ना ही मैंने कभी रखी है। बल्कि मेरे पर तो बहुत आरोप लगते हैं, सबसे ज्यादा कीचड़ मेरे पर ही उछाला जाता है। मुझे इन चीजों की परवाह नहीं। मैं जब भी कोई परिवार टूटता है उसका नुकसान होता है, किसी भी चीज के 2 टुकड़े हो तो उसका नुकसान होता है। मैं इस बात की सोच रखने वाला हूं, और मेरी ये सोच है मेरे इस राजनीतिक करियर में कि मैं कभी तोड़ने में विश्वास नहीं करता, मैं जोड़ने में विश्वास करता हूं। अगर कोई चीज जुड़े तो ज्यादा अच्छा है, मगर जैसा मैंने कहा कि क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में, इसमें मैं और आप चर्चा नहीं कर सकते। दिव्य जी, प्रदेश में चुनाव हुए 7-8 महीने आज तक लीडर ऑफ ऑपोजिशन डिसाइड नहीं हो पा रहा। आप किस दिशा में देख रहे हैं कि मुझे अचंभा हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने इंटरनल इलेक्शन तो करवा पा रही है, मगर कांग्रेस को, जिसको प्रदेश की जनता ने लाखों वोट दिए, शायद लाखों से भी ज्यादा अगर मैं उसको कैलकुलेट करें तो शायद करोड़ से भी ऊपर वोट होगा। 37 सीट्स वो जीत के आए हैं, 37 सीट जीत के आए हैं, उनका टोटल जो है निकाले, तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपना मैंडेट उन्हें दिया, उन्हें वोट दिया। राहुल गांधी चंडीगढ़ आए, अपने संगठनात्मक विषयों पर तो चर्चा कर करके चले गए। प्रदेश की जनता सेकंड इन कमांड की तरफ जो उम्मीद लगाकर कांग्रेस से बैठी है, भाई क्योंकि मुख्यमंत्री के बाद सेकंड इन कमांड प्रदेश में है तो विपक्ष का नेता, और कांग्रेस पार्टी सेकंड इन कमांड को तय नहीं कर पा। ये विडंबना है, ये कमजोरी है, और कांग्रेस कहीं ना कहीं अंदर बिखर चुकी है, टूट चुकी है। कांग्रेस के अंदर धड़ेबाजी, गुटबाजी इतनी गहरी है, और कभी ना कभी मुझे ये भी लगता है कि जो कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े राजदार हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं, तो वो कहीं ना कहीं डर, और जो है ना, उनको लगता है कि कल को अगर इनके खिलाफ कोई फैसला किया जाएगा तो कल को ये कोई तुम्हारे राज ना उगलने, तो कहीं ना कहीं डर नजर आता है कांग्रेस का। सर, एक हरियाणा के अंदर अपने इस बैठ में सरकार कोई रोजगार नहीं दे पा रही, और कोई इंडस्ट्री भी नहीं है हमारे इस एरिया में जी, बिजनेस बिल्कुल ठप है यहाँ पे जी, इंडस्ट्री है नहीं, रोजगार दे रही नहीं सरकार, और जो युवा हैं वो सब नशे की लत में है यहाँ पे। यहाँ हमारा बहुत ज़्यादा नशा चला हुआ है इस समय, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? युवाओं को कैसा बिजनेस दिया जाए, कैसे रोजगार दिया जाए? देखिए, सबसे बड़ी आवश्यकता है कि प्रदेश के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। उसके लिए हम जब सत्ता के अंदर थे तो हमने बहुत काम किया। सबसे बड़ी जरूरत है कि एजुकेशन जो है वो उसकी राह नौजवानों के लिए आसान हो। रोजगार के लिए सरकार रास्ते सुनिश्चित करे। हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, ये मैं भी विश्वास रखता हूं इस बात में। मगर क्या जैसा कानून दुष्यंत चौटाला लेकर के आए थे कि प्राइवेट कंपनियों के अंदर जो 50,000 रुपए तक की तनख्वाह है, उस तनख्वाह के अंदर 75% आरक्षित सीट हरियाणवियों की हो सकती है, क्यों हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले की लड़ाई नहीं लड़ पा रही? मैं कह रहा हूं कि गुजरात को गुजरात में मिल सकता है कानून, मराठी को महाराष्ट्र में मिल सकता है इसका फायदा, गोवा में गोवन के लिए रिजर्व है, अब झारखंड ने भी कर दिया है, तो हम क्यों नहीं कर पाते? कितना खूबसूरत कानून है। मैं तो कहता हूं कि अगर ये कानून लागू हो जाए, इसकी इंप्लीमेंटेशन से करोड़ों लोगों को फायदा होगा। प्रदेश के अंदर एक गहरी खाई जो है युवाओं की बेरोजगारी की, उसको भरने के लिए आसानी होगी। जब ये कानून दुष्यंत चौटाला लेके आए थे तो मारुति के जो सीईओ हैं भार्गव साहब, उन्होंने इसको एंडोर्स किया था कि हम अगर ये कानून हरियाणा में लागू होता है तो सबसे पहले इसको खरखोदा के प्लांट में इंप्लीमेंट करेंगे।
अगर वो कानून लागू हो जाता, आज वहां पर प्रोडक्शन शुरू हो गई, शायद 11-12 हजार एम्प्लॉयज भी काम कर रहे हैं, जिसकी संख्या 30,000 तक जानी। तो आपको क्या लगता नहीं कि 30,000 में से अगर 25-26 हजार एम्प्लॉयज, 24,000 एम्प्लॉयज हरियाणा प्रदेश के नौजवान सिलेक्ट होते, कितनी बड़ी खाई भरती। गुड़गांव जैसे शहरों में जो 8% ही हरियाणवी बचे हैं, हम उसको सिंगापुर कह दें, उसको पेरिस से कंपेयर कर लें, मगर उसका हरियाणा को रेवेन्यू, हरियाणा को एम्प्लॉयमेंट में बहुत कम रोल बच गया। क्या उन बड़ी इमारतों में अगर 75% लागू हो जाता तो इस खाई को भरने में आसानी होती। अब एयरपोर्ट जो हम लेकर के आए हैं, अमेज़न आ रहा है हमारे यहाँ पर, और तमाम लोग इन्वेस्ट करेंगे इस क्षेत्र के अंदर, जो आपके फतेहाबाद से कोई ज्यादा वो नहीं, दूर नहीं। एक चौटाला सा बात कहते थे कि जब हनी बी आपने सुनी होगी, जो बड़ी मक्खी होती है, उसके पीछे फिर सब फॉलो करते हैं। अगर हिसार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आएगा तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं भविष्य के अंदर, वो सस्ती जमीनें तलाशेंगी, तो वो हिसार में तो मिलेंगी नहीं उन्हें, तो वो हमारे क्षेत्र की तरफ देखेंगी, फतेहाबाद की तरफ देखेंगी, सिरसा की तरफ देखेंगी। क्या इस पर काम नहीं किया जा सकता? तो बहुत अच्छा स्कोप है, मगर नियत और नीति होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, उसमें डिटर्मिनेशन। मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो आज की मौजूदा सरकार है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ जाति पाति, धर्म, मजहब और लोगों को बांटने से उसको फुर्सत नहीं है। वो इन तमाम प्रोग्रेसिव नीतियों के बारे में सोच रही है। सर, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में फतेहाबाद जो है पिछड़ा हुआ है। जी, अगर 2029 तक सत्ता में आते तो कुछ इसके तरफ ध्यान दिया जाए। हम तो खुद एक खिलाड़ी हैं, राजनीति के तो खिलाड़ी अपन गए, पहले तो स्पोर्ट्समैन ही रहे हैं। तो स्पोर्ट्स के लिए जितना काम जब भी हमें अवसर मिला है, और मैं तो 4th जनरेशन हूँ उस परिवार में जो स्पोर्ट्स में रही, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से जुड़े रहे, और स्पोर्ट्समैन को अगर बेनिफिट दिया तो सबसे पहले इस प्रदेश के अंदर हमारी ही सरकारों ने दिया, इतिहास में उठा करके अगर आप देखें। फतेहाबाद के अंदर इस बात में कोई दो राय नहीं कि स्पोर्ट्स के लिए बहुत काम किया जा रहा है, और नशे की लत से अगर उसे काउंटर करना है तो स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा जरिया है। उसको प्रोत्साहन देने के लिए भविष्य के अंदर हम जरूर काम करेंगे, और आपके जिले के अंदर भी उसको जो है हम लेकर के चलेंगे, और निश्चित तौर पर फतेहाबाद को आगे अग्रणी करती रहेंगे। सर, आप मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभा रहे हैं, युवाओं के बीच भी जा रहे हैं, लेकिन इनेलो से कैसे निपटेंगे? पिछले दिनों फोटो को लेकर विवाद हुआ ओपी चौटाला जी की, और कब जींद में भी आपने देखा होगा किसान नेत्री हैं सुदेश कंडेला जी, वो पहले जज्बा में शामिल हो रही हैं, और एक दिन बाद वो कह रही है जी मैं तो इनेलो में वापसी आ रही। तो आपको लग नहीं रहा भी कहीं ना कहीं ये बाधा कैसे दूर होगी? आपको सीधी बात नहीं, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में तो इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। जी, और आपने कहा कि किससे कैसे निपटेंगे, तो मैं ये मानता हूं कि हम अपनी लकीर को बड़ा करें, किसी की लकीर को हमें काटने की आवश्यकता क्यों है? अगर हम उनकी चर्चा करते रहेंगे, उनके पीछे पड़े रहेंगे, तो ये हमारी कमजोरी होगी। वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। और मैं ये मानता हूं कि प्रदेश में जो ज्यादा मेहनत करेगा, कांग्रेस से लोगों का मन उठ चुका है, जो ज्यादा संघर्ष करेगा, लोगों के बीच में रहेगा, लोगों की भावनाओं को जानेगा, लोगों को जोड़ेगा, युवाओं को जोड़ेगा, किसानों को जोड़ेगा, भविष्य में जनता उसे भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के तौर पर चुनेगी। मुझे ऐसा पूरा विश्वास और यकीन है, भरोसा है कि दुष्यंत चौटाला प्रदेश के नए बड़े नेता बनकर के उभरेंगे, क्योंकि उनकी एवज में, उनके मुकाबले में इतना प्रोग्रेसिव, और इस उम्र में जो उन्होंने जो एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है, आज कोई दूसरा नेता नहीं है, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल हो चाहे कांग्रेस पार्टी, उनके मुकाबले का नेता किसी भी पार्टी के। बिजली के बड़े रेटों पर आप, हाँ, बिजली की जो आपने बात की, मैं आज सुबह से इस पर रिसर्च कर रहा था। आप लोग तो हरियाणा में 3 साल बाद बिजली की दरें जो है बढ़ाई गई। सरकार ने प्रति यूनिट 20 से 40 पैसे तक जो है ना कीमत महंगी कर दी। नए रेट 1 अप्रैल से जो लागू हुए, घरेलू उपभोक्ताओं से लेकर छोटे बड़े व्यापारियों तक सब पर इसका बड़ा इम्पैक्ट है। इसको 3 श्रेणी में जो बांटा है, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए जो प्रति यूनिट बिजली का खर्च है वो 20 पैसे, उसको अब ज्यादा देने, 150 यूनिट तक बिजली का खर्च
करने पर पहले प्रति यूनिट 2.75 रुपए दिए जाते थे, जो बढ़ा करके 2.95 कर दिए गए। 151 से 250 यूनिट तक जो है पहले की तरह 5.25 देने होंगे। 251 से 500 तक जो है इसको बढ़ा करके अब 6.45 कर दिया, जो 6.30 होता था। इसके अंदर भी बड़ा इजाफा करने का काम सरकार ने किया। 300 से 500 यूनिट में जो है फिक्स चार्ज 50 रुपए अतिरिक्त लगाने का काम सरकार ने कर दिया, जो कि एक बड़ा बहुत जो है। 500 से 800 यूनिट पर पहले की तरह 7.10 देने होंगे। 500 यूनिट से ज्यादा खर्च करने पर 50 रुपए का फिक्स चार्ज लगा दिया। ये तमाम आप मीडिया के साथियों के लेख हैं जो प्रदेश के अंदर आज के हालात को बता रहा है। 40 पैसे प्रति यूनिट बड़े बिजली के रेट, लोड के अनुसार लगेगा फिक्स चार्ज। हरियाणा में लगातार दूसरे साल बिजली वितरण निगमों ने तकनीकी और वाणिज्य घाटा दिखा करके रेट बढ़ाए। स्लैब में बदलाव से 30% से ज्यादा बिजली के रेट बढ़े। बिजली 4 गुना महंगी। यानी प्रदेश की सरकार कोई प्रोग्रेसिव काम नहीं कर पा रही, एक्साइज के रेवेन्यू को नहीं बढ़ा पा रही। यहां तक कि शराब के ठेके बिकवाने के लिए मुख्यमंत्री को पुलिस के साथ बैठना पड़ रहा है। प्रदेश में भय का, खौफ का बड़ा भयंकर माहौल है। तो सरकार देख रही है कि लोगों से अब पैसा कैसे लूटा जाए, और उसके अंदर घरेलू उपभोक्ता हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, व्यवसायिक हो, अब उनकी जेब पर डाका मारने का सरकार ने एक फैसला कर लिया है, जिस पर ये रेट बढ़ाने का काम इतनी बड़ी संख्या के अंदर सरकार ने किया। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। सरकार को इसे रोल बैक करना चाहिए, इन दरों को वापस लेना चाहिए, या प्रदेश की जनता को ये समझाना चाहिए कि इतनी बड़ी वृद्धि क्यों की गई। जननायक जनता पार्टी और उसका प्रदेश युवा का अध्यक्ष होने के नाते मैं जहां इसकी निंदा करता हूं, वहीं भविष्य में जेजेपी पार्टी इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ेगी, बड़ी लड़ाई लड़ेगी, और सरकार के सामने इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से उठा करके इन रेट्स की लड़ाई भविष्य में लड़ेगी। ये मैं आपको विश्वास है। एक देश एक चुनाव की बात चल रही है, इसमें अब रीजनल पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं? नहीं, रीजनल पार्टी या इसमें तो कोई दो राय नहीं कि रीजनल इज द ओरिजिनल पार्टी। रीजनल पार्टीज के भविष्य या एक देश एक चुनाव का मैं इसको एक दूसरे के साथ जोड़ करके नहीं देखता। मैं तो ये देखना चाहता हूं कि ये फिजिबल कैसे। आप सब भी समझदार हैं, इस देश के अंदर कभी ना कभी जब चुनाव हुए थे, जब इस देश में पहले दौर में जब चुनाव हुए थे, वो एक साथ ही हुए थे। क्या एक समस्या कि अगर मध्यवर्ती कोई सरकार गिर जाए, उस सरकार को गिरने के बाद अगर उस जो बचे हुए समय की सरकार अगर विपक्ष या तमाम लोग मिलकर के ना बना पाए, तो इसका क्या सॉल्यूशन। जो केंद्र की जो आपकी कमेटी है, ये चंडीगढ़ के अंदर पीछे मिली थी, हमारे प्रतिनिधि भी उसमें शामिल थे। तो हमने ये सवाल उठाया उनके सामने कि मध्यवर्ती अगर कोई सरकार कोलैप्स कर जाती है, तो इसका सॉल्यूशन क्या आपके पास है? इसको आप एक देश एक चुनाव से कैसे जोड़ेंगे? फिर वही हालात बन जाएंगे। सरकारें तो परमानेंट कहीं नहीं होती, डेमोक्रेसी के अंदर किसी को अधिकार नहीं है, वो तो आपकी ताकत पर केंद्रित है। तो इस बात का जवाब उनके पास नहीं। मैं ये मानता हूं कि देश की दिशा भटकाने के बराबर है, देश को गुमराह करने के बराबर है। भारतीय जनता पार्टी बहुत कैलकुलेटिव डिसीजन मेकर है। वो जब भी कोई बड़ा विषय आता है देश के अंदर, तो उसको कैसे डाइवर्ट करना है, उसको कैसे दिशाहीन होना है उस विषय से, तो उसमें बहुत ये लोग जो है ना समझदार हैं। तो अब लोगों को भटकाना है तो अब एक नए रास्ते पर चढ़ा दिया, बल्कि देश के अंदर और बड़े इश्यूज हैं, उस पर ये जवाब नहीं दे पा रहे। तो मैं मानता हूं कि ये फिजिबल नहीं है, ये रियलिस्टिक नहीं है, और ये असलियत से कोसों मील दूर है। एक देश एक चुनाव हो सकता है कि एक दफे हो जाए, फिर अगली बार कैसे हो, इस पर कोई सरकार के पास मजबूत जवाब नहीं। Any more question?